हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेवलपर स्कूल डॉट इन। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार डेवलपर स्कूल के ऊपर। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए लारावेल के 1 ईयर के इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से इंटरव्यूज के अंदर, उनके ऊपर डिस्कशन। सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है वो एक्चुअल में उन लोगों के लिए जिनका एक्सपीरियंस लेवल 6 महीने से 1 साल के बीच में है। फिर भी अगर आप लोग बिगनर हैं या फिर लाइक आपको 2 महीने 3 महीने इनका एक्सपीरियंस है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड जिन लोगों को 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल जिनका एक्सपीरियंस 0 से लेकर 4 साल के बीच में, सभी के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ऑफ्टन हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ लारावेल एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड। देखो, पहली बात तो ये मैं जानता हूँ आप सभी को पता है कि भाई लारावेल क्या है और उसे क्यों काम में लिया जाता है, बट द राइट थिंग यू हैव टू गिव द राइट आंसर। सो व्हाट यू कैन से, Laravel is a free, open source PHP framework designed to make web applications development easier and faster. It follows the Model View Controller, which means MVC, architect and provide built-in tools for tasks like routing, authentication, caching, and database management. ये जो थी हमारी इसकी डेफिनेशन थी। आपको कंप्लीटली रटना नहीं है, पर मैंने सारे सारे जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको इस डेफिनेशन के अंदर शामिल किया है, ताकि आपका इंटरव्यूअर ये बात समझ पाए कि आप लारावेल के बारे में बता रहे हो, ना कि पीएचपी के या किसी और चीज़ के बारे में। जैसे कि लारावेल की खासियत है एमवीसी, ठीक है, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन, कैशिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की है। तो अगर आप ये डेफिनेशन अपने इंटरव्यूअर को बताते हो, ही विल बी हैप्पी कि यू नो समथिंग। ओके, अब हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि व्हाट इज लारावेल, पर व्हाई वी हैव टू यूज इट। ओके, उसके लिए हम उसे की फीचर्स बता सकते हैं, लाइक eloquent ORM for database interaction. Second thing is artisan CLI for command line tasks. Third one is blade templating engine. And fourth one is middleware for HTTP request filtering. Why I have made this template inside the English? Because you are giving the interview in the Laravel. Often you have to use the English language. Doesn't mean if you don't know about the English, you can give the answers in Hindi as well. बट आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिटी है वो इंग्लिश समझती है आजकल, ठीक है। तो आप लोग इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। एंड मैं कोई हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश में सबको जनरेट किया है। तो पहला की फीचर था हमारा इलोक्वेंट ओआरएम फॉर डेटाबेस इंट्रैक्शन। मैं हर चीज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिए। मैं भी रात के 12-1 बजे बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी अपना टाइम शेयर कर रहा हूँ, आप भी करिए, ठीक है। इलोक्वेंट ओआरएम होता है डेटाबेस इंट्रैक्शन के लिए, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। आर्टिसन सीएलआई, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन एंड मिडलवेयर होते हैं हमारे पास में एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए। अब ये चारों बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा। द नेक्स्ट थिंग इज, जब हम लोगों से पूछा जाता है, हम डेफिनेशन या की फीचर्स बताते हैं, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इनसाइड द फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर और समथिंग एल्स, ठीक है। तो कहते हैं ना कि सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है और जवाब में ही सवाल। तो ये वही बात है, हमने अभी अपने पिछले के अंदर बताया था की फीचर में, लास्ट क्वेश्चन में, कि इलोक्वेंट ओआरएम फॉर डेटाबेस इंट्रैक्शन। सो अब नाउ इंटरव्यू कैन आस्क कि इलोक्वेंट ओआरएम इन लारावेल व्हाट इज एक्चुअली। सो व्हाट इज एक्चुअली, जब भी मैं अपने इंटरव्यू लेता रहता हूँ, है ना, तो कुछ लोग मुझे रिलेशनशिप्स बताने लग जाते हैं, कुछ क्या। बट ऑल दो मुझे लगता है जो सही आंसर क्या है, जिसके लिए लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करते हैं कि सर प्लीज़ इनका जवाब भी दीजिए, इसलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। Eloquent ORM is a Laravel built-in object relation mapper that allows developer to interact with the database using PHP syntax instead of writing the raw SQL queries। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि ये एक ऑब्जेक्ट, मतलब हमने जिस भी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, मान लो मैंने यूज़र्स की टेबल बनाई थी, है ना, तो मैंने उसमें एक नाम ले लिया यूज़र, ठीक है। तो हमेशा आपको ये बताना है कि सर जब हम इलोकेंट ओ आर एम का यूज़ करते हैं, तो सबसे बड़ी बात, जो हमारा डेटाबेस का नेम होता है, फाइल का नेम, टेबल का नेम, वो होता है प्यूरल। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सिंगुलर। यानी अगर हमारी टेबल्स का नाम यूज़र्स होगा, तो हमारा मॉडल होना चाहिए यूज़र। आप इसको कैसे बनाते हैं, पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल कॉलन यूज़र। और अगर आपको इसकी माइग्रेशन फाइल साथ में जनरेट करनी है, तो पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल, ठीक है, कॉलन यूज़र हाइफन एम, और इससे करने से आपकी माइग्रेशन फाइल भी साथ में जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब पहली बात तो ये हमने ये तो बता दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, डेटाबेस की फाइल को मैप करके रख लेता है। तो हमें जो इंटरेक्शन करना है डेटाबेस के साथ में, है ना, टेबल के साथ में, वो हम उस
ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर वीडियो कॉल पे दे रहे हैं, सो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दैट सिंपल क्वेरीज कि अगर सर हमको पूरे यूजर्स को निकालना है तो हम एक वेरिएबल डॉलर यूजर्स के अंदर यूजर कॉलन कॉलन ऑल लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, है ना। तो अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स लिखते हैं उसकी जगह हम यूजर कॉलन कॉलन ऑल भी लिख सकते थे। नाउ सेकंड थिंग, हम उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हमें एक ही बंदा निकालना हो, वो भी आईडी के बेस पे, है ना। जैसे मान लो मेरा नाम है गोविंद कुमावत, मेरी आईडी है 1 डेटाबेस में, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज यूजर कॉलन कॉलन फाइंड वेयर ब्रैकेट के अंदर फाइंड के अंदर 1। फाइंड क्या है हमारा, ये फंक्शन है हमारे यूजर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जो हमारा यूजर ऑब्जेक्ट है वो एज अ क्लास क्रिएट हुआ है किसमें, हमारे एज अ मॉडल फाइल के अंदर लारावेल में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ अगर हमें कोई यूजर इंसर्ट करना होता तो हम कैसे करते हैं, यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट, जो भी हमारा टेबल के अंदर कॉलम का नाम होगा वो, और वैल्यू हम वहाँ पे लिख के इंसर्ट कर देते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपसे समझा सकते हैं कि सर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लॉन्ग क्वेरीज वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस टेबल बाय राइट डाउन दीज सिंपल शॉर्ट फंक्शंस। तो योर इंटरव्यू विल बी हैप्पी कि यार इस बंदे को पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर का नाम ले रहा है ना, उसको इस शब्द का मतलब पता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने रिलेशन बनाया टेबल के साथ में, और वो अब उस ऑब्जेक्ट और टेबल को मैप कर रहा है, ठीक है। आई दो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, डेटाबेस से इंटरेक्शन करते हैं। तो मैंने अभी बोला था माइग्रेशन भी बनाते हैं, है ना। तो इंटरव्यू विल बी डायरेक्टली आस्क यू कि व्हाट आर द माइग्रेशन इन लारावेल एंड व्हाई आर दे यूज्ड। अब वही वापस से कि जो मैंने जवाब दिया था उसी में से एक और सवाल पूछा गया है। तो now you can answer. Migration or the version control for your database. They allow you to define the structure of your database in PHP and modify it over time while keeping track of changes. ठीक है। मैं जितने भी इंटरव्यूज लेता हूँ, इतनी सही डेफिनेशन मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। इवन 5-5 साल के बंदों के एक्सपीरियंस लिए हैं मैंने, इंटरव्यूज लिए हैं। दे आर ऑलवेज सेइंग कि सर माइग्रेशन क्या होती है, सर हम मॉडल बनाते हैं तो उसका एक माइग्रेशन बन जाता है। व्हाट इज़ दिस ईयर, आप एक टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हो, सो बी क्लेवर विद योर वर्ड्स एक्चुअली, है ना। वो बताइए जो आपका इंटरव्यू सुनना चाहता है। अ, अगर आप लोगों को सच में नहीं बताना कि माइग्रेशन क्या है तो लारावेल कंप्लीटली बेकार है, ठीक है। आपका इंटरव्यूअर इस बात को सुनना चाहता है कि भाई माइग्रेशन क्या करता है, एक वर्जन कंट्रोल का काम करता है। भाई देखो, अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं, अगर आप मेरे से ये कहोगे कि भाई वो तो बनाया जाता है, तो मैं ये पूछूंगा भाई और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, मैंने माइग्रेशन क्यों बनाया, मैं तो टेबल में जाके भी चेंज कर सकता था। पर टेबल में चेंज करने से क्या होता है, मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं रख पाता कि भाई कब मैंने ये यूज़र कॉलम बनाया था, कब मैंने ये ईमेल कॉलम बनाया था, कब मैंने ईमेल कॉलम का नाम ईमेल्स कर दिया, है ना। ये सारे ट्रैक्स रखने के लिए, इस वर्जन को कंट्रोल करने के लिए हम माइग्रेशंस का यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग इज़, ये तो चेंजेस हम ट्रैक करते हैं, साथ में ये पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब आपको डेटाबेस को जेब में रख कर घूम सकते हो। यानी आपको हर बार, अभी जैसे मैंने एक बंदे से कोड लिया था सेटअप करने के लिए, उससे कुछ इशू आ रहा था अपना डेटाबेस सेटअप करने में, तो मेरे को पहले से उसका कोड लेना पड़ा। ईएनबी से मैंने आईडी पासवर्ड उठाया, फिर मैंने उसको बोला ले भाई तेरा एसक्यूएल का मेरे को वो दे, एक्सेस दे। वहाँ से मैंने डेटाबेस डाउनलोड किया, फिर अपलोड कर दिया। अगर उसने माइग्रेशन फॉलो किया होता तो मुझे उससे कोई एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं थी, मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड चलाता और सारी चीज़ें चल जाती, है ना। ठीक है। तो सेकंड चीज़ आती है, वाई यूज़ माइग्रेशन, टू कीप डेटाबेस स्कीमा कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। अब क्या होता है, इन्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, देखो, अगर सपोज करो आपका डेटाबेस मोंगोडीबी में बना हुआ था, है ना। अब मैं उसको एसक्यूएल में चढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या होगा भाई, अगर हमने माइग्रेशन लारावेल में बनाया होगा तो सेम ही बना होगा। तो मुझे ये मोंगोडीबी आना ज़रूरी नहीं है डेटाबेस को माइग्रेट करने के लिए। आई हैव टू सिंपली राइट PHP आर्टिसन माइग्रेट एंड माइग्रेशन अपने आप हो जाएगा, है ना। अब वो डेटाबेस चाहे आपका मोंगो का हो, पोस्ट एसक्यूएल हो या एसक्यूएल हो। अगर ये बात आपने इंटरव्यूअर को बता दी, आपका इंटरव्यूअर आपका फ़ैन हो जाएगा। बोले यार वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। अब बात ये है कि आपसे एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है, विच इज़ इट कि ब्रदर मैंने ना PHP आर्टिसन मेक मॉडल, है ना, कॉलन यूज़र किया, पर मैं हाइफन एम लिखना भूल गया। अब मैंने क्या है, अपने मॉडल में काम भी कर लिया और मेरी टेबल भी बन गई है। अब मेरे पास माइग्रेशन नहीं है, मैं क्या करूँ। तो आप बोल सकते हो सर आप माइग्रेशन अभी भी क्रिएट कर सकते हो। PHP आर्टिसन मेक हाइफन माइग्रेशन क्रिएट यूज़र टेबल, क्रिएट और क्रिएट अंडरस्कोर और टेबल अंडरस्कोर टेबल, है ना। इनके बीच में जो ये यूज़र्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ द एग्जैक्टली व्हाट, ये जो है आपके टेबल का नाम है। तो यहाँ पर आपको जिस भी टेबल के लिए माइग्रेशन क्रिएट करना था उसका नाम लिख सकते थे, इससे आप वापस से ट्रैक बना पाओगे। माइग्रेशन फाइल कुछ ऐसी दिखती है जहाँ पर हम
टेबल का नाम लेते हैं, ठीक है। टेबल, डॉलर टेबल किसको रिप्रेजेंट करता है? इस यूजर्स को। तो स्कीमा एक आपके लिए क्रिएट करता है टेबल, जिसमें आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, उसका टाइप भी हमने डिक्लेयर किया है कि भाई नेम स्ट्रिंग होगा, ईमेल स्ट्रिंग होगी, यूनिक होगी, टाइम स्टैम्प्स होंगे, ठीक है। जो क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट की कॉलम्स होते हैं वो यहाँ पे टाइम स्टैम्प ट्रू करने से डिफ़ॉल्ट अपने आप फिलेबल हो जाता है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, व्हाट इज मिडलवेयर इन लारावेल? अब समटाइम्स मैंने लोगों को देखा है कि दे विल आंसर्स लाइक कि सर मिडलवेयर क्या होता है? सर हम राउट के ऊपर लगाते हैं। तो राउट के ऊपर तो मैं कुछ भी लिख सकता था, कमेंट भी लिख सकता था, भाई मिडलवेयर क्या हो गया? देखो सबसे स्वीट एंड सिंपल इसका जो जवाब होता है विच इज कि मिडलवेयर कम एंड यूज टू फिल्टर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सबसे स्वीट एंड सिंपल है जो आपका इंटरव्यू सुनना चाहता है। Middleware acts as a filter for HTTP requests. Okay, it sits between the request and application logic to perform the actions like authentication, logging, modifying the request. देखो सुनने में टफ लगता है पर इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ और साथ में उनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ताकि आप समझे कि ये रटा रटाया ज्ञान नहीं है ना। मैंने कहीं से क्वेश्चंस उठा के सिर्फ पेस्ट नहीं किए हैं, आपके लिए चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। दैट मेक्स द डेवलपर स्कूल यूनिक्स ओवर द अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। फिर भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ कम है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग मेरी कोई बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार, कि यार मैं रात के 2 बजे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ तो मुझे उसका फ्रूट मिले, है ना। फ्रूट इन द सेंस कि जो भी पैसा हमें आएगा उससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके भाई की सैलरी अच्छी है ना। दैट्स सो गुड। सो नाउ अब देखो बात यह है कि जब हम बात करते हैं मिडलवेयर्स की, तो ये क्या करता है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है। अगर आपने ये बताया फिल्टर करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, आपकी इंटरव्यूअर को कितना अच्छा लगेगा कि यार इसे सही टर्मिनोलॉजी का भी पता है ना। अब मैंने बोला कि यार इसके अलावा और क्या कर सकता है, तो आप उसे बताओ कि सर ये रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है। मतलब जैसे सपोज करो कि जो भी मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही है ना, उसके अंदर मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर चाहिए था जो अब मैं एपीआई वाले को बोल नहीं सकता, है ना। या फिर ऐसा है कि तो मैं यहाँ से हर रिक्वेस्ट के अंदर वो पैरामीटर इंजेक्ट कर दूंगा और फिर मेरे राउट पे भेजूंगा तो मुझे मिल जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ जो मल्टी लैंग्वेज सिस्टम होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हेडर के अंदर लैंग्वेज का नेम आता है, तो आप लैंग्वेज को भी यहाँ से फिल्टर करके बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है मिडलवेयर का कि हम रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर पाते हैं। ये एक ब्रिज होता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच में। जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर आपने इंटरसेप्टर देखे होंगे, वैसे ही यहाँ पे मिडलवेयर्स होता है, ठीक है। द ऑथ मिडलवेयर इंश्योर्स द ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एक्सेस द स्पेसिफिक राउट। देखो मैंने एक एग्जांपल बनाया है जहाँ पर मैंने कहा ना कि लोग बोलते हैं कि सर ये तो राउट के ऊपर लगता है। उनकी बात गलत नहीं है पर समझाने का तरीका गलत है, ठीक है। हमने एक ऑथ मिडलवेयर को काम में लिया है, ग्रुप फंक्शन को काम में किया है। ग्रुप फंक्शन क्या करता है? बहुत सारे राउट्स को एक मिडलवेयर में ग्रुप कर देता है। अब जब डैशबोर्ड वाले कंट्रोलर पे जब डैशबोर्ड वाला राउट हिट होगा तो डैशबोर्ड कंट्रोलर पे जाएगा, है ना। और इस पे जाने से पहले इसको कहाँ से गुजरना होगा, ठीक है। जब भी इस रिक्वेस्ट हमारी कॉल होगी ये पहले इस मिडलवेयर में पास ऑन होगी, उसके बाद में हमें मिलेगी। तो एग्जैक्टली exactly, अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर मैंने ये ग्रुप ऊपर लगाया है तो ये डैशबोर्ड वाले फंक्शन पे पहले हिट होगा, है ना। मतलब डैशबोर्ड अंडरस्कोर डैशबोर्ड, इसको कैसे पता चलेगा कि क्या हिट हुआ है और मिडलवेयर पहले कॉल क्यों होता है जबकि ये मिडलवेयर के अंदर लिखा गया है। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, पर ये एक एडवांस कंसेप्ट है तो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करना चाहता। आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ इज राउटिंग डिफाइंड इन लारावेल? अगेन हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है, ठीक है। तो लारावेल के अंदर राउटिंग कैसे हो सकती है? तो वेब डॉट पी एच पी एंड ए पी आई डॉट पी एच पी ये क्या करती है? वेब डॉट पी एच पी वेब रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, ए पी आई डॉट पी एच पी ए पी आई रिक्वेस्ट को हैंडल करती है, ठीक है। सो लारावेल राउट्स आर डिफाइंड इन द राउट्स वेब डॉट पी एच पी फाइल फॉर वेब रिक्वेस्ट एंड इन राउट्स ए पी आई डॉट पी एच पी फॉर ए पी आई रिक्वेस्ट। और मैंने सिंपल आपको एक सिंपल लिख के भी दिया है फंक्शन जहाँ पे आप राउट कॉलन कॉलन गेट करके राउट क्लास का यूज़ कर सकते हैं विच इज़ वर्क एज ऑब्जेक्ट एज वेल, और आप अपना व्यू डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। तो एक अच्छा इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या हम बिना कंट्रोलर के ऊपर जाए व्यू फाइल को एक्सेस कर सकते हैं? सो दिस इज द आंसर, ओके। थैंक्स मी लेटर फॉर दैट। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या कंट्रोलर ज़रूरी है व्यू फाइल्स पर रिटर्न करने के लिए, तो आपको बताना है कि सर इट इज़ ओनली नेसेसरी व्हेन यू रिटर्न, व्हेन यू हैव टू मॉडिफाई द रिक्वेस्ट, यू हैव टू डू समथिंग विच इज़ अ बिगर एंड यू डोंट वांट टू डू एग्जैक्टली इनसाइड द राउट वन, ओके। इसका क्या मतलब है बताता हूँ। देखो अगर आप सिर्फ ये कहोगे
कि सर अगर आपको कुछ मतलब रिक्वेस्ट में चेंज करना है थोड़ा सा, है ना, तो आपको कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बोलेगा "भाई सर वो तो मैं यहाँ पे भी कर सकता था, सारे पीएचपी के फंक्शन ही तो यूज़ करने थे"। बट द थिंग इज़ कंट्रोलर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम मॉडल क्लास को भी कॉल कर लेते हैं, सारी चीज़ मॉडल यहाँ भी कॉल कर सकता था, पर वहाँ पे मॉडल क्लास भी कॉल कर लेते हैं, सेपरेटली अपना लॉजिक लिख लेते हैं, अपने रिलेशन कॉल कर लेते हैं, तो वो सारा कचरा जो हमने वहाँ कर रखा है वो यहाँ पे कर देते हैं। अब सपोज करो हमारे पास में 100 फंक्शन है, तो और इतने बड़े बड़े हमें लॉजिक लिखना है, तो हमारी एक ही फाइल के ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, और ओवरलोड के कारण हमारा एग्जीक्यूशन हीट हो जाएगा और हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा। अगर ये आप सबने बताते हो तो ये तो आपके 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी नहीं पता होता। ऐसी चीज़ें, ऐसे कंसेप्ट्स आपको चैट जीपीटी से बचा के रखता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग इन कंसेप्ट्स के बारे में नहीं पता तो चैट जीपीटी आपकी जॉब खा जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ व्हाट आर द फिलेबल एंड द गार्डेड प्रॉपर्टीज इन एलोक्वेंट मॉडल्स, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी मैं एलोकेंट की बात करता हूँ लोगों से तो वो मुझे रिलेशनशिप बताने चल जाते हैं, जबकि मैं जानता हूँ या वो भी जानते हैं कि रिलेशनशिप्स इज नॉट अबाउट द एलोकेंट, दीज आर द एलोकेंट रिलेशनशिप। आई एम टॉकिंग अबाउट एलोकेंट ओआरएम, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अब दो प्रॉपर्टी होती है, फिलेबल और गार्डेड। फिलेबल क्या करता है, फॉर दैट आर मास असाइनेबल, स्पेसिफिक द एट्रीब्यूट दैट आर मास असाइनेबल, एंड फॉर द गार्डेड स्पेसिफिक द एट्रीब्यूट दैट आर नॉट मास असाइनेबल। मैंने देखो दो एग्जांपल दिए हैं, आपको सिंपली समझाता हूँ। देखो लारावेल के अंदर कब फिलेबल और गार्डेड प्रॉपर्टी कॉल होती है ये पूछा जाता है। तो देखो जब आप इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं, क्रिएट मेथड का यूज़ करते हैं, है ना, तो इंसर्ट और क्रिएट मेथड ये दोनों मेथड्स में हम क्या करते हैं, मास असाइनेबल जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम एक साथ एक एरे डेटाबेस में डालने की कोशिश करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एक ही बार में इंसर्ट कर रहे होते हैं बिना लूप चलाए, है ना। एक तो क्या हो कि आप फॉर ईच लूप चलाओ और बार बार न्यू कॉलन न्यू यूज़र करके पैरेंथेसिस लगा के कॉल करो, तो ये तो क्या हो, फॉर ईच लूप हर बार आपका पीएचपी का गेटवे ओपन करेगा, डेटा इंसर्ट करेगा, क्लोज करेगा, इंसर्ट करेगा, क्लोज करेगा। दिस इज बिगिन ट्रांजेक्शन, एंड ट्रांजेक्शन, कमिट, रोल बैक, एवरीथिंग इज बीइंग देयर, ओके। बट द नेक्स्ट थिंग इज जब हम इंसर्ट या क्रिएट का यूज़ करते हैं तो एक साथ एरे पूरा इंसर्ट होता है डेटाबेस में। यहाँ पे मॉडल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्या होते हैं जो मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं इनको, हैकर्स। हैकर्स क्या करते हैं, जैसे सपोज करो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन। ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ ले कि यार ऐसा हो कैसे सकता है, तो बताओगे आप कि सर अगर किसी ने हमारी वेबसाइट हैक कर ली और कमेंट सेक्शन के अंदर कंप्लीट क्वेरी लिखकर भेज दी और उसको इंसर्टेड डबल क्वाइट के अंदर पीडीओ मेथड से डाल दिया, तो क्या होगा, आपका सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। वो समझेगा कि यही वो क्वेरी जो चलनी थी। वो क्या करेगा, पूरा बंच ऑफ डेटा आपके डेटाबेस में डाल देगा। नाउ द थिंग इज, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि आपकी ऑफिस में लोग बात करते रहते हैं कि यार मेरे ना डेटाबेस के अंदर तो अचानक से 1 लाख यूज़र आ गए। कैसे हो सकता है, आपको बिना पता ऐसे हो जाता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ओआरएम का यूज़ करते हैं। ओआरएम क्या करता है, फिलेबल और गार्डेड दो प्रॉपर्टी बनाता है, ठीक है। तो कैसे बनाता है, हम इसमें फिलेबल में डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें मास असाइन हो सकती है। तो अब हमें पता है कि भाई नेम, ईमेल और पासवर्ड ही हमने मास असाइन किए हैं और बाकियों को नॉन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में डाला है। हैकर को नहीं पता क्या क्या डाला है, क्या क्या नहीं डाला। वो बाकी की चीज़ें डालता रहता है, उसकी चीज़ें फेल होती रहती है, उसका सर्वर क्रैश होता रहता है। और अगर जब तक आपकी वेबसाइट स्पेसिफिक टारगेट नहीं हो, कोई आपकी वेबसाइट को हैक करने के लिए ज़्यादा ट्राई नहीं करता। नाउ प्रोटेक्टेड, हम हमेशा आईडी को प्रोटेक्टेड रखते हैं मास्टर साइन से, ताकि कोई मल्टीपल आईडीज अपने हिसाब से इंसर्ट ना कर सके, वरना वो हमारे डेटाबेस का सीक्वेंस बिगाड़ देगा। मतलब सपोज करो हमने आईडी बनाई ऑटो इंक्रीमेंट, है ना, तो एक के बाद में बनेगा दो, पर किसी ने अगर हमारा डेटाबेस में अगर हमारी आईडी गार्डेड नहीं है और असाइन करने की कोशिश किया आईडी फील्ड, तो वो आईडी डाल देगा जैसे 10,001। तो अब आपकी दूसरी आईडी कौन सी बनेगी, ऑटो इंक्रीमेंट 10,002। पीछे का रिकॉर्ड क्या हुआ, आपके डेटाबेस कैशिंग और सर्विंग में चला गया, इससे आपका सर्वर स्लो हो जाता है। और ये भी एडवांस कंसेप्ट है जो हम कभी आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी एस आर एफ एट द रेट सी एस आर एफ इन द ब्लेड टेम्पलेट। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को सी एस आर एफ का मतलब ही नहीं पता, है ना। पर सबसे बड़ी बात, अगर आपको इतना भी पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग उन लोगों से आगे निकल गए, क्योंकि इसे कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ट्री। तो इससे क्या होता है, जब एक फाइल से दूसरी साइट के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, अब ऐसा कब होता है, लारावेल में नहीं होता। पर लारावेल में एक्चुअल में क्या है, जो फ्रंट एंड पार्ट से बैक एंड पार्ट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रंट एंड पार्ट के ऊपर एक सी एस आर एफ टोकन जनरेट होता है।
वो बैक एंड पे आता है, और क्योंकि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही है, इसलिए हम उसको @CSRF को यूज़ करते हैं मेटा टैग्स में। अब ये जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है उसको वैलिडेट करता है, चेक करता है रिक्वेस्ट सही है क्या, और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है। अब ये जो मिसलीशियस रिक्वेस्ट होती है, मतलब अनजान रिक्वेस्ट, कोई भी बंदा आपकी फॉर्म को पोस्ट करा जा रहा है, सबमिट करे जा रहा है बार बार, तो ऐसा इशू आता है। चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अगर मैंने @CSRF नहीं यूज़ किया तो एरर कोड क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हाउ डू यू फैच डेटा फ्रॉम योर डेटाबेस इन लारावेल यूजिंग एलोक्वेंट? दिस इज द वेरी प्रिटी क्वेश्चन। ठीक है। अभी मैंने पूछा हाउ डू यू फैच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इन लारावेल यूजिंग एलोक्वेंट। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं तो यहाँ पर डेटाबेस या फिर जो इंटरव्यूअर है वो क्या पूछना चाहता है, आपसे क्वेरी पूछना चाहता है। तो आप उसको एक तो ऑल डेटा फैच करने की क्वेरी बता दो, एक उसको सिंगल डेटा फैच करने की क्वेरी बता दो आईडी के बेस पे, और एक कंडीशन बेस पे बता दो, यार वो आपका फैन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमने तीनों क्वेरी लिखी है, यूजर कॉलन कॉलन ऑल, यूजर कॉलन कॉलन फाइंड एंड यूजर कॉलन कॉलन वेयर। वेयर क्लाउज कंडीशन पे जाएगा एंड आपके पास डेटा आ जाएगा। तो दैट्स ऑल। नाउ एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या गेट और ऑल मेथड, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता था यूजर कॉलन कॉलन वेयर इज एक्टिव कॉलन वन, और ये लाइक एरो एंड ऑल, क्या मैं ऐसे लिख सकता था, और नहीं लिख सकता था क्यों, और लिख सकता था तो कैसे? इसका जवाब प्लीज एक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हाउ डू यू हैंडल द फाइल अपलोड्स इन लारावेल? भाई 10 10 साल के बंदे देखें एक्सपीरियंस के, और ये कोड टिप के ही लिखते हैं। ठीक है। यू कैन हैंडल द फाइल अपलोड यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। कैसे? जब भी हम कोई फाइल अपलोड करोगे तो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर वो फाइल आएगी। डॉलर रिक्वेस्ट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया देखो, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक हट के बात करने वाला हूँ, विच इज हमेशा एक, जब भी फाइल अपलोड आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको चेक करिए कि डेटा आपका सेट भी हो रहा है नहीं हो रहा, अनटिल और अनलेस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो आपका फॉर्म वहाँ से ही सबमिट नहीं होगा, है ना। पर अगर रिक्वायर्ड नहीं है तब क्या होगा, आपने फाइल इधर भेजी, फाइल नहीं मिली, आपका कोड फट गया, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हैज़ एट्रीब्यूट का हमें यूज़ करना चाहिए कि क्या उसमें वो फाइल है भी या नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर फंक्शन का यूज़ किया है हमने। देखो, जो लोग होते हैं लारावेल में अच्छे से काम करना चाहते हैं, वो स्टोरेज इंजन का यूज़ करते हैं, यानी स्टोर के अंदर जो आपका स्टोरेज के अंदर ही आपकी सारी फाइलों को डालते हैं। पर लगभग लोगों ने पब्लिक फोल्डर में डाल देते हैं और बाद में परेशान होते रहते हैं कि कोई भी हमारी फाइलों को एक्सेस कर पा रहा है। So this is the prettiest code which you can use in your application as well. Done? Now the last and final question for this one is, what is the difference between has one and belongs to in Laravel? देखो, दिस इज क्वाइट गुड एंड थिंग्स टू, पर देखो क्या होता है कि लगभग लोगों को हैज़ वन और बिलोंग्स टू में फ़र्क नहीं पता होता। तो दिस इज हैज़ वन हम कब डिफाइन करते हैं, डिफाइन द वन टू वन रिलेशन वेयर द पेरेंट हैज़ वन चाइल्ड। ठीक है। हमने ये बना दिया, डिफाइन द वन टू वन रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड बिलोंग्स टू अ पेरेंट। नाउ ये क्या मतलब हुआ, जब पेरेंट से चाइल्ड की तरफ इशारा करना होता है तो हैज़ वन होता है, और जब चाइल्ड से पेरेंट की तरफ इशारा करना होता है तो बिलोंग्स टू होता है। अब मुझे ये बताना कि मैं दोनों तरफ हैज़ वन क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, दोनों का आंसर मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बताए मैंने उनके बारे में डीपली सोचिएगा एंड फाइंड करिएगा कि क्या आप लोगों को इनके सही जवाब पता थे या नहीं। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।